उसका नाम है ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि। ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि देखो क्या होती है, होती क्या है, ये ऐसी विधि है जिसमें क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट, क्रियाकारक एक या एक से ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा ही होने चाहिए, एक नहीं एक से ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे कैसे, जैसे मानो कि आपके ये है क्रियाकारक, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है ना, ए बी सी। माना इसके N1 मोल है, माना इसके N2 मोल है, माना इसके N3 मोल है, ठीक है ना, और ये दोनों तीनों मिलकर माना ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसे करके। तो ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि देखो क्या कहती है, ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि कहती है हमें कोटि का निर्धारण ही तो करना है। तो ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि ये कहती है कि जो N1, N2, N3 जो मोल होंगे, वो ये कहती है कि जो कोई एक रिएक्टेंट है, क्या कहा मैंने, किसी एक क्रियाकारक को क्या करें, किसी एक क्रियाकारक को छोड़ दें और बाकी जितने भी क्रियाकारक हैं उन सबको आधिक्य में ले लो, यानी कि बी को भी आधिक्य, यानी बी की मात्रा बहुत ज्यादा, सी की मात्रा भी बहुत ज्यादा, दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा ले लो और केवल ए को छोड़ दो। तो ऐसे समय में इन दोनों के, यानी कि जिस क्रियाकारक की पहले क्रियाकारक की कोटि निकालेंगे, फिर दूसरे क्रियाकारक की कोटि निकालेंगे, फिर तीसरे की निकालेंगे, ऐसे करके चाहे जितने भी क्रियाकारक होंगे सबकी कोटि निकाल सकते हैं। तो देखना इस तरीके से किसी एक क्रियाकारक को आधिक्य में ले लो, सॉरी एक क्रियाकारक को छोड़ दो और जिस क्रियाकारक की निकालनी है उसके अलावा सारों को आधिक्य में ले लो तो कोटि निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर मुझे ए की कोटि निकालनी है तो बी और सी को आधिक्य में ले लो। माना ए की कोटि बी और सी के आधिक्य में लेने पर N1 है, अगर मुझे बी की कोटि निकालनी है, क्या निकालनी है, मैंने कहा अगर मुझे बी की कोटि निकालनी है तो ए और सी को आधिक्य में लेना होगा। इस बार बी की कोटि क्या है, N2 है, और अगर मुझे सी की कोटि निकालनी है तो इन दोनों को आधिक्य में ले लो, तो सी की कोटि क्या है, N3 है। तो इस पूर्ण अभिक्रिया की कोटि N = N1 + N2 + N3 करके निकाली जा सकती है। ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि कहती है चाहे एक क्रियाकारक हो चाहे 10 क्रियाकारक हो, किसी एक क्रियाकारक के रिस्पेक्ट में, क्या बोला मैंने, किसी एक क्रियाकारक के रिस्पेक्ट में जिस क्रियाकारक की निकालनी है उसके अलावा सारे के सारे क्रियाकारक को आधिक्य में ले लीजिए। जैसे आपको ए की कोटि निकालनी है तो ए के रिस्पेक्ट में बी और सी को आधिक्य में ले लो, और बी और सी को आधिक्य में लोगे तो ए की कोटि निकल, अरे ध्यान है ना, वहां पे हमने पढ़ा था एक एस्टर का जलीय अपघटन जिसमें हम H2 को आधिक्य में ले लिया करते थे, और H2 को आधिक्य में लेने के, H2 को जब हम आधिक्य में लेंगे, H2 को आधिक्य में लेंगे तो केवल एसिटिक एसिड की सांद्रता पर निर्भर, एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता था वो, तो हम उसकी कोटि कह देते थे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब मैंने अगर ए की कोटि निकालनी है तो बी और सी को आधिक्य में ले लो, ये छोड़ देना, N1 आ जाएगी। अगर मुझे बी की कोटि निकालनी है तो ए और सी को आधिक्य में ले लो, N2 की कोटि आ जाएगी, बी की कोटि आ जाएगी। और अगर मुझे सी की कोटि निकालनी है तो ए और बी को आधिक्य में ले लो, और इन तीनों के रिस्पेक्ट में जब कोटि निकालोगे तो N1, N2, N3 आएगी, और इस पूर्ण अभिक्रिया की कोटि इन तीनों का टोटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टोटल। आ गया समझ में, ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि समझ में आ गई, हाँ या ना, ओस्टवाल्ड-विल्गन विधि समझ में आ गई, जवाब ही नहीं देते। आगे देखना अगली विधि, आलेखी विधि, यानी कि ग्राफिकल मेथड। नहीं आई समझ में श्यामवीर को? अरे देखो, ये 3 चौक है मेरे पास, ये 3 रिएक्टेंट है, इससे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो अभिक्रिया चल रही है मेरी। माना इसकी संख्या N1 है, इसकी संख्या N2 है, इसकी संख्या N3 है, या फिर मैं कहूं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक की कोटि निकालनी है, जैसे A B C है, तो मुझे अगर A की कोटि निकालनी है तो B और C को आधिक्य में ले लीजिए।
अगर मुझे बी की कोटि निकालनी है तो ए और सी को आदिक्य में, अरे जो आदिक्य में चीज होगी उसे छोड़ देंगे ना। अरे दे देखा था क्या ये वाला एग्जांपल। इसमें क्या करते थे, H2O को एक्सिस में लेते थे ना, और H2O को आदिक्य में लेते थे, तो हम कहते थे कि इसकी कोटि जो है वो केवल और केवल एसिटिक एस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अब ये क्या कहलाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यानी कि इसको छोड़ दिया ना। अब अगर मानो ये ए और बी दो रिएक्टेंट है तो ये विधि ओस्टवाल्ड विल्गन कहलाती है। अगर मुझे इसकी कोटि निकालनी है तो इसको आधिक्य में ले लिया, और अगर मुझे इसकी कोटि निकालनी है तो इसको आधिक्य में ले लिया, और इसकी कोटि निकाल ली, इसकी कोटि निकाली, दोनों का टोटल कर दिया तो अभिक्रिया की कोटि नहीं निकली। क्या ऐसे होती है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि। आगे समझ में अब आई कि नहीं आई श्यामवीर, हाँ या ना? अब आया कि नहीं आया समझ में, बताओ बच्चे। चलो ठीक है, अगली देखो आलेख की विधि। आलेख की विधि में एक क्वेश्चन डालिएगा, एक क्वेश्चन है आलेख की विधि का। आलेख की विधि का क्वेश्चन है, प्रूफ करेंगे हम, सिद्ध करो रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक्चुअली ग्राफ का मतलब है, आलेख की विधि का मतलब है कि ग्राफिकल मेथड से हम कोटि निर्धारित करते हैं, जो मैं आपको कल बता रही थी। अब देखो होता क्या है, माना एक आपकी रिएक्शन है ए से बी के लिए। क्या है, ए से बी के लिए माना, देखना t बराबर 0 समय पर इसके n0 मोल हैं। अलग से स्पेसिफाई कर रही हूं n0 और nt के फॉर्म में कि n0 क्या है, इसके t इक्वल टू 0 समय पर मोल है, और प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे कि नहीं होंगे। t बराबर t समय पर इसके माना nt मोल हो गए। कितने मोल हो गए, nt मोल हो गए। तो यहाँ पे माना, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे बनेंगे कितने, n0 माइनस nt, यानी कि ऐसे कर n0 माइनस nt, ठीक है ना। तो आपकी अभिक्रिया क्या कहती थी, ध्यान होगा कैसे निकालते थे, ध्यान होगा कैसे निकालते थे कि मैडम n0 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, और वो क्या है, एंटी है या नहीं, बताओ है या नहीं, है या नहीं। तो अगर ये वाली चीज है तो इसे ऐसे लिखते थे माइनस के डी एन टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। बताओ, डी एन टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, ठीक है। अब देखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे dx ओवर dt नहीं करते थे क्या, dx ओवर dt नहीं करते थे क्या, वो x क्या होता था, a माइनस एक्स वाला x होता था, और x पर क्या है, nt नहीं है क्या यहाँ, x क्या nt नहीं है यहाँ, तो x तो मैंने ले लिया nt अपॉन dt, चिन्ह को हटाओ, लैम्डा nt। इसके नीचे देखना, ये कुछ नहीं है, ये x है, ये इसको अलग मत लेना, ये x है, बस में से x को nt के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, x को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, nt के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और माइनस ध्यान रखना रेडियो एक्टिव वेक्टर में मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे प्रूफ करवाना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मैं मान नहीं रही हूँ, इसे प्रूफ करवा रही हूँ। और जब भी कभी हमें प्रूफ करवाना होगा तो हमें अभिकारकों की सांद्रता को नेगेटिव में लेकर चलना पड़ेगा। वही किया है मैंने, नेगेटिव में लेकर चली हूँ, देखो क्या फर्क पड़ेगा, डी एन टी अपॉन एन टी, ये तो इसका अवकलित वेग समीकरण कहलाएगा, दोनों ओर समाकलन करेंगे, करो दोनों ओर समाकलन, जैसे ही दोनों ओर समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस के लॉग एन टी आएगा कि नहीं आएगा, ये dx अपॉन एक्स जैसी फॉर्म नहीं बननी क्या, ये डी एन टी नहीं आएगा क्या, लॉग एन टी
इक्वल टू यहां से क्या आएगा, लैम्डा टी प्लस सी नहीं आएगा क्या, समीकरण 1। सी का मान कैसे निकालोगे, सी का मान निकालने के लिए मैडम टी बराबर 0 पर, अब समझ में आया, ये माइनस क्यों लगाया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव करने के लिए। वहां पे आ रहा था माइनस के लॉग ए माइनस एक्स, ध्यान होगा इंटीग्रल करने के बाद। यहां भी तो ऐसे कुछ, अरे ऐसे बनेगा, ये देखो ये डी एन जीरो माइनस एन टी, ये ए है ये एक्स है, देखो कैसे, एक बार वापस से देखना, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार देखना वापस से, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो क्या रहा है, बस अभिक्रिया से समझो, ये ए है, ए से बन रहा है मेरा बी, ठीक है। t इक्वल टू 0 समय पर इसके माना n 0 मोल है, इसके 0 मोल है। t इक्वल टू t समय पर, समझने की कोशिश करना, ये एंटी मोल कन्वर्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए, इसके एंटी मोल कन्वर्ट होकर यहां कितने बन गए, एंटी बन गए। तो क्या फिर ये ऐसे नहीं लिखते आप, ऐसे तो लिखते हो कि मैडम n0 माइनस nt की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके एंटी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अरे भाई याद करो, अभिकारकों की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका इंटीग्रल करना, बिल्कुल सेम फॉर्म बनी है फर्स्ट के जैसे, बिल्कुल इंटीग्रल करो। ए प्रारंभिक सांद्रता है, एक्स एंटी मोल कन्वर्ट हो गए हैं तो ए माइनस एक्स जैसी फॉर्म बनी है, एन जीरो माइनस एन टी हुआ है कि नहीं, एन जीरो माइनस एन टी हुआ है कि नहीं, एन जीरो माइनस एन टी हुआ है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख दिया है मैंने कि जिससे एन जीरो में आप कंफ्यूज ना रहो। तो यहां से क्या आया, ये dx ओवर dt, तो अब देखो, अब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आना चाहिए, ये माइनस हटा दो, भले ही उसमें माइनस नहीं हुआ करता था, इंटीग्रल करोगे ऐसे होगा ना, ये देखो d, एक बार देखना, d ऐसे बनेगा, ये एन जीरो माइनस के एन टी अपॉन डी एन टी अपॉन एन टी, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर यहां से आएगा लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी, लैम्डा डी टी, ऐसे आएगा लैम्डा डी टी। अब देखना, ये देखना, ये a माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, इधर वाला तो इंटीग्रल सिंपल है, इधर वाला इंटीग्रल देखो, डी ए माइनस एक्स, इससे मेरा मतलब नहीं, केवल इससे मतलब है क्योंकि मुझे एंटी के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको पता है कि क्या आएगा, माइनस के लॉग एंटी, माइनस के लॉग एंटी आएगा कि नहीं आएगा। कोई चीज दिक्कत है तो दोबारा समझाऊं, बताओ, आ गया या नहीं, आ गया या नहीं, बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, आ गया। तो देखना यहां से क्या आया, यहां से ये आया माइनस के डी, ये क्या गया, माइनस के लॉग एंटी बराबर यहां से क्या आया, लैम्डा टी प्लस सी आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है, लैम्डा टी प्लस सी आया कि नहीं आया। अब देखना, अब देखना, यहां से c का मान निकालो, तो c का मान कैसे निकालोगे, t बराबर 0 पर एन टी बराबर एन जीरो था या नहीं, बिल्कुल सेम, t बराबर 0 पर x बराबर 0, t बराबर 0 पर x बराबर 0, ये मान सारे यहां रखो। t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है, तो यहां से ये आ गया c, ये समीकरण 1 रहा। c का मान समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस के लॉग एन टी बराबर लैम्डा टी माइनस के लॉग एन जीरो। हुआ कि नहीं, यहां तक नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप करना चाहें वो करें। तो अब देखना, c का मान रख दिया है ना, सरल हो गया। अब तो माइनस के लॉग एन टी, ये इधर आया, प्लस का हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू लैम्डा टी
log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है कि नहीं होता? तो देखो log m क्या है, n0, अच्छा log हटाओगे तो e की पावर में जाना है ना, log हटा दो, एंटी log ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या होगा यहाँ पे n0 अपॉन nt इक्वल टू e की पावर लैम्डा t, हुआ कि नहीं? e की पावर लैम्डा t हुआ कि नहीं बताओ, हुआ कि नहीं e की पावर लैम्डा t? बस ये वाली इक्वेशन रेडियो एक्टिव विक्टन के नाम से जानी जाएगी। यहाँ से एक्चुअली में पता है क्या कर रखा है इसने, हल्का सा इसमें करेक्शन, पता उल्टा कर रखा है इसने, देखो कैसे उल्टा कैसे हो रखा है, देखो कैसे, ये जो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, समझ रहे हो? अब देखो माइनस लॉग, अब ये कौन सी फॉर्म बनेगी, nt अपॉन n0 बनेगी कि नहीं बनेगी, इक्वल टू लैम्डा t, माइनस इधर चला जाएगा, क्या आएगा और इस लॉग को हटा दो तो ये पावर में जाएगा, इस लॉग को हटा दो तो ये पावर e की पावर में चढ़ जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो यहां से क्या आया e की पावर माइनस के लैम्डा, आया कि नहीं आया? अब आया कि नहीं आया e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो यहां से क्या आ गया nt बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी, आया कि नहीं आया बताओ? अब देखना इसके बाद इस इक्वेशन से तो खैर क्या पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भी या नहीं है, तो जरा देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट होगी। अभी देखना यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे, यहां से अगर आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, देखो ये आएगी 1/t, समझना 1/t log 1/t log, यहां से अगर मैं ऐसे लूं n0/nt, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? देखना t a अपॉन a माइनस एक्स, t a अपॉन, ये तो मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिखा है, वैसे इक्वल में एक्चुअल में इक्वेशन ऐसी बनी थी मेरी जब मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया था, ये क्या है a और ये कन्वर्ट होने के बाद a माइनस एक्स, तो देखो t हाफ निकालेंगे, अर्धायुकाल निकालो इसका, अगर अर्धायुकाल निकालोगे तो क्या आएगा t बराबर t हाफ पर nt बराबर n0/2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? आधी सांद्रता ही तो होती थी, इस वाले फॉर्मूले में रखना मान, इस वाले फॉर्मूले में लिखोगे तो क्या आएगा t हाफ बराबर, लॉग को मैं बदल रही हूं 2.303 मल्टीप्लाई करा के अपॉन लैम्डा इंटू लॉग, अब 10 में बदल गया है, लॉग n0 की जगह पर n0 और nt की जगह पर क्या आएगा n0/2 नहीं आएगा, तो ये n0 से तो n0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आया t हाफ बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, तो इनका मल्टीप्लाई जब आपस में कराओगे तो ये आना है 0.693 अपॉन लैम्डा। याद करो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का अर्ध आयुकाल, याद आया कुछ? क्या ये कुछ उसके जैसा नहीं है, वही नियतांक है, वही ऊपर वैल्यू आ रही है, यानी कि अब हम प्रूव कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन कैसी प्रक्रिया है, प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। चलिए ये तो यहां खत्म हुआ, कोटियों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी बता दी है मैंने, इसके अलावा पेपर में कहीं इससे बाहर आना नहीं है। और ध्यान रखना ये आपको इनऑर्गेनिक में भी टच करेगी, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे
रेडियो केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक की जो 5वीं यूनिट है वहां भी आपको ये टच करना है, ध्यान रखना। तो ये वहां भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे आगे जो बात करने जा रही हूं वो है रासायनिक बल गतिकी की विधियां। रासायनिक बल गतिकी की प्रायोगिक विधियां। रासायनिक बल गतिकी की प्रायोगिक विधियां, जिसमें से एक है चालकमितीय विधि। कौन सी? पहली है चालकमितीय विधि, दूसरी है आपकी विभव मापी विधि, तीसरी है ध्रुवण मापी विधि, और चौथी जो है, 4 ही हैं, चौथी है आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमितीय विधि। स्पेक्ट्रोफोटोमितीय विधि, ये 4 विधियां हैं जो क्या हैं आपकी रासायनिक बल गतिकी की विधियां हैं। और पहली स्टार्ट कर रही हूं चालकमितीय विधि। देखो किस कंसेप्ट पर काम कर रही है ये यूं कह रही है, ये वाली विधि ऐसे अभिकारकों के लिए आवश्यक है जिनके विलयन में ऐसे अभिकारक होने चाहिए। इस विधि में ऐसे अभिकारक कौन से? ऐसे अभिकारक जिनके विलयन में अगर मैं कोई और विलयन मिला दूं, अन्य विलयन मिलाया जाए, तो या तो चालकता बढ़ जाएगी या चालकता घट जाएगी। क्या बोला मैंने? इसलिए इसको चालकमितीय विधि कहा गया है। ध्यान रखना, ये इस प्रकार की विधि है जिसमें अगर अभिकारकों में अगर आप कोई अन्य विलयन यानी कि दूसरा विलयन मिला दें तो उसकी चालकता में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एस्टर का जलीय अपघटन आप पढ़ चुके हो, इसको बार बार लिखती हूँ, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या बनता है बच्चों? क्या क्या बनता है? CH3 COO, CH3, सॉरी क्षारीय विलयन लेना है, ये क्षारीय विलयन लेना है, क्षारीय एस्टर का क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन कैसे? NaOH क्षारीय विलयन लिया है तो क्या क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा? C2H5OH। यही तो बनना है ना, C2H5OH। तो देखना होगा क्या, ये इस तरीके से कार्य कर रहा है। देखो CH3 COONA प्लस OH माइनस, ये इस तरीके से। ये मैंने 2 स्टेप लिखी है इसकी। देखो क्या होता है, COO, एक मिनट रुको, COO C2H5 प्लस OH माइनस Na C2H5OH, ये बनेगा। देखो होता क्या है, होता ऐसे है कि ये अभिक्रिया जो आपको दिख रही है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ध्यान रखना, ये अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कहीं आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह जाओ, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या नहीं? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या नहीं? वो H2O वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती थी और ये कौन सी है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये क्या होता है, इसमें एसीटेट जो आयन होते हैं, ये रहे एसीटेट आयन, इनकी गतिशीलता होती है कम। क्या होती है? गतिशीलता होती है कम। क्या होती है? गतिशीलता होती है कम। लेकिन अगर इनमें OH माइनस डाल दिए जाएं, क्या
अगर इनमें OH माइनस आयन डाल दिए जाएं तो ये OH माइनस आयन के साथ क्रिया करके इनकी गतिशीलता क्या होती है? जैसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि OH माइनस आयनों के स्थान पर एसीटेट आयन डालेंगे तो OH देखो क्या होता है एक्चुअली में, यहां देखना, ये OH माइनस आयन ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये क्या है, OH माइनस आयनों की गतिशीलता होती है बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा गति है तो इसकी चालकता को कम करने के लिए, इसकी चालकता में, कंडक्टिविटी में कमी लाने के लिए यहाँ पे इसमें एसीटेट आयन डाल देते हैं। जैसे ही एसीटेट आयन डालोगे तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जैसी गतिशीलता कम होगी तो आप इस एसीटेट आयनों की सहायता से क्या निकाल सकोगे कि इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकोगे। अरे अब रासायनिक बल गति है क्या? रासायनिक बल गति की है ही कि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करना है। और अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने के लिए क्या किया? पहले स्टार्ट की मैंने चालक विधि विधि, जिसमें मैंने ये कहा कि फर्स्ट विधि में क्या होता है कि जो एसीटेट होता है, एस्टर जो होता है, उसको क्षारीय माध्यम में रखा। जैसे ही मैंने क्षारीय माध्यम में रखा तो इनकी गति होती है कम, ये जो एसीटेट आयन है इनकी गति होती है कम, जबकि OH माइनस आयनों की गति होती है ज्यादा। तो जैसे ही इन OH आयनों का स्थान कौन ले लेते हैं? एसीटेट आयन ले लेते हैं, तो इनकी गति जो पहले अधिक थी वो कैसी हो जाएगी? कम होगी कि नहीं होगी? यानी कि अधिक से कम की ओर गए हैं ना, तो कम होगी कि नहीं होगी? और जैसे ही कम होगी तो अब आराम से अभिक्रिया में से आप एसीटेट आयनों की सहायता से अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर पाओगे कि नहीं? बताओ, ज्ञात कर पाओगे कि नहीं? बताओ, ज्ञात करवा पाओगे या नहीं? बताओ, हाँ या ना? आया या नहीं समझ में? अरे कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे कि जैसे स्टार्टिंग में कोई अभिक्रिया तेज हो रही है, तेज चालक आयनों की वजह से चालकता बहुत ज्यादा हो रही है। अब चालकता ज्यादा हो रही है तो भाई अभिक्रिया का वेग निकालना बहुत कठिन हो जाना है। कैसे निकाल पाओगे? चालकता अगर अधिक हो गई तो फिर उसकी चालकता को कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? कोई अन्य विलयन मिलाओगे। जैसे कोई अन्य विलयन मिलाओगे आप तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और चालकता कम कैसे हुई? OH माइनस आयनों की अधिकता की वजह से चालकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि OH माइनस आयनों की गति क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है कि जैसे ही OH माइनस आयन आपके जैसे ही आपके OH माइनस आयनों का स्थान एसीटेट आयन ले लेंगे तो आयन जो होंगे, अब जो गति होगी वो हो जाएगी कम। और अगर गति कम होगी तो आप अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर पाओगे कि नहीं? अभिक्रिया के वेग का निर्धारण आसानी से कर पाएंगे। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? चालक मितीय विधि। आ गया समझ में? यानी कि मेरे कहने का मतलब समझना, कहने का मतलब वही है कि अभिक्रिया में ये क्या हो गया? अभिक्रिया में जो आपका, एक मिनट रुकना, देखना बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है? अजीब सा नहीं हो गया ये बोर्ड? देखना, मैंने क्या बोला कि जो ये अभिक्रिया है इसके लिए मैंने बात की है कि अगर मैंने कहा है, इसके बाद कौन सी विधि है? विभव मितीय विधि या विभव मापी विधि। आप ध्यान रखना, जब कभी विभव की बात आ गई तो इसका मतलब आ गया इलेक्ट्रोड। क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। देखो क्या होता है इसमें होता ये है कि अपन करते क्या है कि हम इसको रासायनिक बलगतिकी के निर्धारण में इस विधि का कैसे उपयोग करेंगे, इस देखना। इसमें क्या करेंगे, एक ले लेंगे सूचक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझना क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है कि जैसे इस पात्र के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, यानी कि आयनों का गमन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ध्यान होगा आपको, एक तो धनायन इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड, दो के नाम सुने होंगे। होता क्या है? होता ये है कि जैसे इसमें क्या होंगे, एक तो लेंगे सूचक इलेक्ट्रोड। क्या लेंगे? एक तो लिया जाता है बच्चों सूचक इलेक्ट्रोड, जिसकी
जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आयनों की सांद्रता परिवर्तित होती जाएगी इसके विभव का मान परिवर्तित होता जाएगा। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा कि जैसे जैसे आप आयनों की सांद्रता बढ़ाओगे विभव का मान बढ़ जाएगा और आयनों की सांद्रता घटाओगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन विभव में परिवर्तन को निर्धारित कर क्या करते हैं, विभव में परिवर्तन को कर देते हैं निर्धारित। जैसे ये परिवर्तन को एक फिक्स कर दिया है, फिक्स परिवर्तन जो होगा उसको कर दिया है फिक्स, और एक बनाया है उसको बना दिया मानक इलेक्ट्रोड। मानक का इलेक्ट्रोड मतलब होता है कि एक फिक्स इलेक्ट्रोड होता है जिसमें ध्यान रखना प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है आपका कैपिटल टी, टेम्परेचर होता है -37 जो कहते हैं आप, यानी कि जो होता है आपका क्या होता है 298.273 डिग्री, ऐसे 273 केल्विन इतना होता है, ठीक है ना, 273 केल्विन या 0 केल्विन, 298.15 ऐसे है, 298.15 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ, टेम्परेचर जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस हो और एटीएम प्रेशर 1 atm के इक्वल हो तो ध्यान रखना ऐसा इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही कहा है कि इसमें जैसे सूचक इलेक्ट्रोड लोगे और आयनों की सांद्रता कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहेगी तो हम एक फिक्स निर्धारित कर देंगे कि एक कोई मान लिया, जैसे मेरे पास बहुत सारे विलयन है, ए बी है, बी बी है, सी बी है, किसी एक के लिए निर्धारित कर दो, फिक्स कर दो। देखो कैसे, एक के लिए आपका इलेक्ट्रोड आया माना एक्स, ये फिक्स कर रखा है आपने, एक्स वैल्यू है। अब जैसे बी के लिए निकालोगे, बी के लिए निकालोगे तो माना 2x आई है आपके, 2x आई है, अभिक्रिया का वेग का इलेक्ट्रॉन विभव क्या है 2x, तो आप कह दोगे कि इसके सापेक्ष इसकी गति दुगनी है या नहीं। अगर c का x/2 आया है तो आप कह दोगे कि इसके अभिक्रिया का वेग तीसरे इलेक्ट्रोड के अभिक्रिया का वेग जो मानक इलेक्ट्रोड है उसका आधा है। तो ऐसे करके न जाने कितने इलेक्ट्रोड बनाओ और इसके सापेक्ष सारे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हुए आप क्या निकाल लो, अभिक्रिया का वेग। तो उससे क्या कर सकते हो आप, अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर सकते हो या नहीं, बताओ बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे नॉर्मल सी बात है, एक तो मैंने लिया है सूचक इलेक्ट्रोड, एक तो मैंने लिया है सूचक इलेक्ट्रोड, उसका कर दिया है सांद्रता परिवर्तित होती रहेगी उसकी कॉन्टिन्यूअसली, उसको मैंने एक फिक्स कर दिया है। और जैसे ही फिक्स किया है तो मैंने ऐसे करके बहुत सारे विलयन ले लिए हैं, उसकी मान ली मैंने एक्स है, मैंने माना 100 मान लिया, 100 है उसका इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जैसे आप जैसे 3-4 एकदम से इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, माना दूसरे का 200 आया है, तो आप कैसे निकालोगे, अब वो 200 नहीं है, अब वो 200 नहीं है, अब वो क्या है, उसका दुगना है, अब वो उसका क्या है, दुगना है। और अगर तीसरा 50 आया है तो उसका आधा है। तो इस प्रकार से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का ज्ञात करते हुए विभव अन्य इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष हम क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग। अगली विधि जो थी वो थी आपकी कौन सी विधि, ध्रुवणमापी विधि। देखो ध्रुवणमापी विधि क्या होती है, ध्रुवणमापी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ध्रुवण कोण। देखो क्या होता है, जैसे ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है ना, इस मोबाइल की मैंने लाइट ऐसे जला दी, फ्लैश लाइट दिख रही होगी आप सबको। जैसे ही मैंने फ्लैश लाइट लगाई, मेरी कैमरे के सामने फ्लैश लाइट है देखना, और जैसे ही मैंने देखा तो ये कैमरे तक तो सीधी जा रही है, लेकिन जैसे मेरा ये हाथ है, जैसे ही मेरा बैरियर सामने आया ये प्रकाश का तल घूम गया, यानी कि कुछ ऐसा, जैसे यहाँ एक प्रकाश की ऐसे जा रही है, प्रकाश की लाइन है, यहाँ पे बीच में कोई पदार्थ रखा हुआ है, अगर प्रकाश कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है तो क्या है, यहां से ये प्रकाश जो है, यहां से जो ये प्रकाश है ये इस तरीके से परावर्तित होगा या नहीं, यानी कि जो पदार्थ प्रकाश के तल को अगर दाईं ओर घुमा दे तो उसको दायां ध्रुवण कोण, यानी कि जिस कोण पर घुमाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण के नाम से जाना जाता है। किस पर, ध्रुवण कोण के नाम से जाना जाता है। और अगर हमारे हर इक्वेशन के अंदर ध्रुवण कोण परिवर्तित होता चला जाएगा तो ध्रुवण कोण को निर्धारित कर लो और सब ध्रुवण कोण की सहायता से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, अभिक्रिया का वेग। जैसे कल मैं बता रही थी एक शर्करा का प्रतिपन, एक एग्जांपल बता रही थी शर्करा का प्रतिपन, जिसमें मैंने कहा था C12H22O11
प्लस H2O करके बन रहा था ना शर्करा के प्रतिपन में एग्जाम्पल में। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि ये क्या है, एक छदम एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं? छदम एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है। ध्यान होगा शर्करा में दो बनते हैं, एक तो बनता है आपका, ये बाद में पढ़ेंगे, R और S दो रूप बनते हैं, D और L दो रूप बनते हैं। तो उस D और L दो रूप, D का मतलब होता है प्रकाश के तल को दायां घुमाना, डेक्सट्रोस ऐसे कहते हैं इसको, और L का मतलब होता है लेब्रियोस करके कुछ होता है। तो वो क्या होता है, एक तो लेफ्ट एक राइट, जो राइट घुमा देगा। तो D और L के निर्धारण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ध्रुवण कोण जो होगा वो मेरा किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ शर्करा पर। किस पर निर्भर, अरे ये मेरा अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा था, केवल इस पर ही तो। और अगर ध्रुवण कोण भी मेरा इस पर निर्भर कर रहा है तो आप निकाल सकते हो ना कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, ध्रुवण मापी विधि कहलाती है। और एक लास्ट बची है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो विधि है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। और इसके बाद जो आपकी अगली जो है वो है आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। तो आराम से क्लास में रेगुलर रहिएगा, आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। अब तक तो बहुत बोरिंग चल रहा था, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो ध्यान रखना, ये यूनिट का सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत, ठीक है। तो अब इसी के साथ कल मुलाकात, मंडे मुलाकात होगी। थैंक यू।